हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूथ एजुकेशन आप सबके लिए एलडीसी भर्ती परीक्षा की जो विज्ञान विषय है वो निःशुल्क कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। अपना केमिस्ट्री चल रहा था और आज का चैप्टर है कार्बन एवं उसके अपरूप। फिर अपन पढ़ेंगे फ्रियोन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो आज वाले चैप्टर में तीन टॉपिक जो दे रखे हैं कार्बन से संबंधित ही, हाइड्रोकार्बन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन्स हो गया, ये सब इसमें अपन आज क्लियर कर लेंगे। तो कार्बन की अपरूप, पहली चीज कार्बन क्या चीज होती है, बिल्कुल अपन समय नहीं गवाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहला है कि कार्बन क्या चीज है। बहुत बार सुनते हैं कार्बन ये कार्बन वो। तो कार्बन सीधी सी बात है कि एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, धातु नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को यदि आप देखोगे तो कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का प्रतीक होता है सी। और इस कार्बन के जो संयोजकता मतलब किसी अन्य से जुड़ाव, जुड़ाव की प्रकृति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कार्बन का एक बहुत अच्छा नेचर ये होता है कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन यानी जुड़ने की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। श्रृंखलन की प्रकृति पाई जाती है। श्रृंखलन की प्रकृति पाई जाती है इसका, किससे जुड़ लेगा। और श्रृंखलन की प्रकृति क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है, वो संयोजकता क्या होती है इसकी, चार होती है। माना कि देखो ये कार्बन है, इस कार्बन जो जुड़ने वाले अन्य होंगे वो चार चीजों को जोड़ सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, छठवें नंबर पे आता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 6 ही है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p2। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार, क्योंकि दूसरे वाली कक्ष की बात हो रही है 2p वाली। ये 2s और 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। और पहले में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 1s2, 2s2 और 2p2। यानी सीधी सी बात ये हो गई कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार। तो यदि आ जाए कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वापस देखो, कार्बन अधातु है, श्रृंखलन की प्रकृति, संयोजकता चार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2, बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो कार्बन है, इसके कई समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन के कई आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। समस्थानिक का मतलब कार्बन में यदि आप, कार्बन का परमाणु है उसमें आप न्यूट्रॉन प्रवेश करवा दो, तो न्यूट्रॉन जैसे ही प्रवेश करवाओगे तो उसके भार में वृद्धि होगी। और भार में वृद्धि के कारण परमाणु क्रमांक तो उतना ही है, यानी परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन भार में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो उसके कारण क्या होता है, समस्थानिकों का निर्माण होता है। तो कार्बन के कई तरह के समस्थानिक है, जैसे अपन देखते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। अब देखिए, एक समस्थानिक है कार्बन 14। कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति में उपयोग होता है, कार्बन डेटिंग पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, माना कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा घाटी सभ्यता अपन ने खोज की। अपन को कैसे पता चला वो कितना पुरानी है, तो उसमें से अपन ने कोई जीवाश्म वगैरह किसी का अवशेष लिया, उस अवशेष का क्या किया, आयु ज्ञात की, कितना पुराना हो सकता है। तो उस आधार पर तो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या करती है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में काम आती है। यानी कितनी पुरानी कोई चीज है उसका अपन ज्ञान कैसे करेंगे, कार्बन डेटिंग पद्धति से। और लगभग अपन कह सकते हैं 5600 वर्ष पुरानी कोई वस्तु है, एग्जैक्ट तो 5570 है, लेकिन 5600 वर्ष कोई पुरानी चीज है उसका अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कार्बन डेटिंग पद्धति से। मतलब इसमें, इस पद्धति में ये होता है कि किसी भी वस्तु का अर्ध आयुकाल फिक्स होता है। माना कि कोई परमाणु है, उसके नष्ट होने में फिक्स काल है। या कार्बन की भी बात कर लो तो कार्बन का ही कार्बन 14 है, इसका अर्ध आयुकाल फिक्स है। तो उसके आधार पर कि इतने सालों में ये आधा खत्म हो जाता है, उसी आधार पर कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर अपन ने फिक्स कर लिया कि इतनी इसकी आयु होगी। तो ये होती है कार्बन डेटिंग पद्धति। किसका उपयोग होता है, कार्बन 14 का,
क्या होती है, जीवाश्म की आयु याद करते हैं लगभग कितना, 5600 वर्ष पूर्व। तो कार्बन की बेसिक जानकारी यही ध्यान रखिएगा। अधातु, श्रृंखलन की प्रकृति, संयोजकता 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, और फिर कार्बन डेटिंग पद्धति में कार्बन 14 का उपयोग लिया जाता है। अगली चीज आती है अपना सिलेबस में, यहां से है अपर रूप, एलोट्रॉप्स। अपर रूप क्या चीज होती है, देखिए माना कि दो भाई है, दोनों की शक्लें अलग अलग है लेकिन पिताजी उनके एक ही है। तो पिताजी के बेटे कितने, दो, लेकिन दोनों की शक्लें अलग अलग है। यानी बेटे तो किसके हुए, पिताजी के ही हुए। तो वो बेटे क्या है, अपर रूप किसके, पिताजी के। यानी सीधी सी बात है, जिनकी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, भौतिक अवस्था या गुणधर्म अलग अलग, लेकिन रसायन रूप से क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, एक ही प्रकार से बने होते हैं। अब आप एक चीज समझो, देखो अपन पढ़ते हैं हीरा, अपन पढ़ते हैं ग्रेफाइट, बताइए किसके बने हैं, दोनों ही कार्बन के ही बने हैं। यानी मूल जो तत्व है वो कार्बन है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। हीरा चमकदार है, ग्रेफाइट चमकदार नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मुक्त रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चालक होता है ग्रेफाइट, इलेक्ट्रॉन का मतलब विद्युत का चालक नहीं होता हीरा। तो इनके रासायनिक रूप से तो क्या होते हैं, एक ही रूप से बने हैं, कार्बन से ही बने हैं, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल गुणधर्म है, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं अपरूप। अब एक और फंडा आता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। भाई अपरूप भी दो प्रकार के, अपरूप भी कितने भागों में बांटते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है क्रिस्टलीय, है ना, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसकी निश्चित आकार हो, ज्यामिति हो। हीरा देख लो आप, उसका फिक्स आकार है और फिक्स ज्यामिति होती है, लेकिन काजल, इसका कोई फिक्स आकृति और ज्यामिति नहीं होती है। तो क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें, इनका जो आकार होती है, इनका जो ज्यामिति होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है, निश्चित होती है। जब आकार और ज्यामिति दोनों निश्चित होती है तो वो क्रिस्टलीय है। और ऐसे जिनके आकार एवं ज्यामिति दोनों फिक्स नहीं होती है, दोनों निश्चित नहीं होती है, वो क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय अपरूप। तो अपरूप जिनकी रासायनिक गुणधर्म समान लेकिन भौतिक प्रकृति अलग अलग पाई जाती है, अपरूप कहलाते हैं। अपरूप दो प्रकार के, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जिनका आकार एवं ज्यामिति फिक्स होती है, और अक्रिस्टलीय जिनका आकार एवं ज्यामिति फिक्स नहीं होती है। तो ये दो प्रकार से। अब बात आती है कार्बन पे। कार्बन की यदि अपन बात करें तो कार्बन को अपन इस प्रकार से देख देख सकते हैं। देखिए कार्बन के दो प्रकार के अपरूप है, एक तो है क्रिस्टलीय अपरूप जिनकी आकार एवं ज्यामिति फिक्स है, और दूसरे अक्रिस्टलीय अपरूप जिनकी आकार एवं ज्यामिति फिक्स नहीं होती है। फिक्स वाले कौन से, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और कुछ अपन देख लें तो ग्रेफीन कह सकते हैं, ग्रेफीन हो गया। एक होती कार्बन नैनो ट्यूब, CNT। तो ये तो कुछ क्या हो गए, क्रिस्टलीय अपरूप। दूसरे अक्रिस्टलीय अपरूप जैसे कोल, कॉक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन, ये सब कैसे हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप। एक एक करके चर्चा करते हैं अब। पहला है हीरा, हीरो, हीरा लाल, यानी डायमंड, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। देखिए हीरे को आप देखते हो तो क्या क्या दिखता है आपको, पहला चमकदार होगा साहब, बिल्कुल। तो पहली आप डेफिनेशन लिखोगे साहब, कार्बन का तो अपरूप है दोनों ही, लेकिन हीरा होता है चमकदार, जबकि ये कैसा होता है साहब, दूसर तरह का होता है। दूसरा इतना चमकदार नहीं होगा साहब, दूसर रंग का होगा, ये अपारदर्शी होता है, जबकि ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और यदि देखोगे आप, तब हीरे को देखोगे ना तो कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, यानी इसकी जो संयोजकता होती है, चार होती है संयोजकता, ये चारों संयोजकता क्या होती है, चार अन्य कार्बन से जुड़ी होती है। यानी एक कार्बन
अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसकी संरचना जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय। तो हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। जबकि जो ग्रेफाइट होता है इसकी जो संरचना होगी, देखिए हाथ के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? परत के ऊपर परत है। तो जो ग्रेफाइट होता है ना, इसकी संरचना कैसी होती है? परतदार संरचना होती है। अभी बताऊंगा डायग्राम से मैं आपको। ग्रेफाइट की संरचना परतदार, इसकी संरचना चतुष्फलकीय। अब जो ये कार्बन होते हैं ये sp3 संकरण में होते हैं। ये संकरण क्या होता है आपके लिए मतलब की बात ही नहीं है, आपके लिए मतलब की बात इतनी सी है। sp3 का मतलब इतना ध्यान लो, कार्बन अन्य 3 कार्बन से, अन्य 4 कार्बन से जुड़ रहा है और जो ज्यामिति बना रहा है वो sp3 प्रकार की बना रहा है। और यहाँ पर जो कार्बन बना रहा है वो sp2 संकरण की ज्यामिति बना रहा है। अब एक और चीज आ गई इससे, क्या आ गई कि कार्बन सारे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी चारों संयुक्त ऐसी पूरी होती है, इसलिए विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। जबकि ये विद्युत का कैसा होता है? चालक होता है। कैसे होता है सुनो, विद्युत का चालक होता है। देखिए ग्रेफाइट में एक कार्बन होता है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन एक संयोजकता उसकी क्या होती है? फ्री होती है। एक कार्बन की जो संयोजकता होती है फ्री होती है, वो किसी से भी जुड़ सकती है। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा, जब मुक्त रहेगा तो क्या होगी? विद्युत धारा चलेगी। इसलिए क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। कारण क्या हो गया कि इसके कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन या एक संयोजकता क्या होती है? फ्री रहती है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत धारा चलती है। और देखिए आप हीरे में आप देखोगे ना, तो ये कार्बन है माना कि, इस कार्बन के दूसरे कार्बन से जुड़ने के मध्य 109 डिग्री का कोण बनाती है। 109 डिग्री 28 मिनट का क्या बनता है? कोण बनता है। फिर और सुन लो, कार्बन और कार्बन इसमें जुड़ते हैं तो 1.54 एमस्ट्रॉम का क्या होती है? दूरी होती है कार्बन कार्बन के मध्य। यानी हीरे में खास बात क्या है कि एक तो 109.28 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट का, और फिर इन कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एमस्ट्रॉम क्या होती है? दूरी होती है, यानी 154 पिकोमीटर कार्बन कार्बन के मध्य दूरी होती है। ग्रेफाइट में क्या होता है? देखिए ग्रेफाइट में जो कार्बन कार्बन होता है इनके मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 3.40 एमस्ट्रॉम। ये इतनी दूरी होती है। अब आ जाओ इनके उपयोग पर। तो हीरे का उपयोग आप कहाँ लेते हो बताओ? हीरे का उपयोग अपन लेते हैं कांच काटने में। कांच काटने में एक तो ये चीज हो गई, दूसरे आभूषणों में लेते हैं अपन। ठीक है साहब, आभूषणों में लेते हैं। और हीरे का उपयोग कहाँ लेते हैं? हीरे का उपयोग लेते हैं कांच काटने में, आभूषण में, अन्य कोई सजावटी सामानों में, इस प्रकार से। और ग्रेफाइट यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग उपयोग क्यों है कि ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का चालक है। तो ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट अधातु है। देखो हीरा भी अधातु है, लेकिन अधातु सामान्य तौर से कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत धारा नहीं चलती। लेकिन ग्रेफाइट इस प्रकार का अधातु है जिसमें विद्युत धारा क्या होती है? चलती है। विद्युत धारा चलती। तो अधातु कौन सा जिसमें विद्युत धारा चलती है? तो ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग एक तो परतदार संरचना है, तो इसका उपयोग शुष्क संरेखक में, ड्राई एडेसिव। ड्राई एडेसिव का मतलब ये हो गया, जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीनें होती, वहां आप जब ग्रीस उनके मध्य लगाओगे बड़ी मशीनों में फिट करने के लिए, तो आप ग्रीस लगाओ तो ग्रीस तो बाहर निकल आएगा क्योंकि वजन बहुत ज्यादा होता है। तो उसका विकल्प क्या ढूंढा अपन ने? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट शुष्क स्नेह के रूप में उपयोग होता है। दूसरा सीसा पेंसिल, जो अपन सीसा पेंसिल यानी पेंसिल होती है ना, उसको बनाने में। तीसरा इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड का मतलब जो बैटरियां वगैरह होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, प्लस और माइनस देखे होंगे आप, तो वो बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग लेते हैं। तो ये मोटे तौर से ग्रेफाइट और हीरे का फर्क ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा होता है फुलरीन। तीसरा अपरूप कौन सा होता है? फुलरीन। फुलरीन का जो नामकरण है वो बकमिस्टर फुलरीन के नाम पर हुआ। बकमिस्टर फुलरीन के नाम पर हुआ। ये एक वास्तुकार थे, डिजाइनर थे। इनके नाम के आधार पर क्या हुआ? फुलरीन का नामकरण हुआ। ठीक बात है।
ये जो फुलरीन है, इस फुलरीन की जो संरचना होती है ना भाई साहब, वो गुंबदाकार होती है। गुंबद देखे हो, मस्जिद के ऊपर की आकृति गुंबद के समान, मंदिर अधिकतर देखते हो आप, उसके ऊपर गुंबद की आकृति दिखती है आपको। तो वो किसका एग्जाम्पल है, मतलब फुलरीन की आकृति भी इसी प्रकार, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल नुमा संरचना, गुंबदाकार या फुटबॉल नुमा संरचना। इसमें क्या कार्बन होते हैं ना, वो कार्बन बहुत अच्छी श्रृंखला बनाते हैं, कार्बन 70, कार्बन 60, कार्बन 80, इस प्रकार की संरचनाएं होती, बहुत अधिक कार्बन जुड़े होते लगातार लगातार लगातार। जो स्थायी संरचना है उसका नाम है कार्बन 60, ये बहुत एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्थायी संरचना। इसमें है ना 32 फलक पाए जाते हैं। कितने फलक पाए जाते हैं, 32 फलक पाए जाते हैं। और उस 32 फलक में भी ध्यान रखिएगा, जो 20 फलक होते हैं, 20 फलक होते हैं छटकोणीय, और जो 12 फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। ठीक है, ये होता है फुल रिंग। एक बार वापस देख लो। कार्बन के अपरूप क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय की बात हो रही है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। बाकी ग्रेफीन हो गया, सीएनटी हो गया, कार्बन नैनोट्यूब हो गए, ये है अपरूप। और वहां पर तो कोयला हो गया, कास्ट चारकोल हो गया, है ना, काजल हो गया। पहले हीरे की बात की, हीरा चमकदार, ये धूसर, पारदर्शी, अपारदर्शी। चतुष्फलकीय संरचना, परतदार संरचना। चार अन्य कार्बन जुड़ा होता है तो कोई संयुक्ता फ्री नहीं, एक संयुक्ता फ्री विद्युत का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है साहब, आगे देखो। 109.28 और 109 डिग्री 28 मिनट का कौन बनाता है, कार्बन। और यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य 3.4 एमस्टॉम की दूरी, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एमस्टॉम की दूरी। फिर कांच काटने में, आभूषण, अन्य सजावटी सामानों में, यहाँ पर क्या है, सुस्नेक, शीशा और इलेक्ट्रोड बनाने में। फुलरीन गुबंदाकार संरचना, कार्बन 60 स्टेबल, जहाँ पर 32 फलक है, 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय। कार्बन हीरे की संरचना देख लीजिए आप, ये इस प्रकार एक कार्बन होता है, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ता है, 1 2 3 और 4, इसका मतलब कोई संयोजकता इसकी फ्री नहीं है। कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी कितनी है, 154 पिकोमीटर, या कह सकते हो 1.54 एमस्ट्रॉम। ठीक है जी। ग्रेफाइट की संरचना देखिए आप, परतदार संरचना होती है, एकदम लेयर्ड, ये एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत, इस प्रकार से परत दर परत संरचना होती है, इसलिए इसका उपयोग शुष्क संयुग्म के रूप में किया जाता है। अब अंतर देख लीजिए, वही हीरा क्रिस्टलीय जालक होता है, ग्रेफाइट परतीय संरचना होती है, यानी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। फिर ये जो ग्रेफाइट होता है, इसके जो बंध होते हैं बहुत कमजोर बंध होते हैं, अत्यंत कठोर होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है हीरे का। यह अत्यंत कोमल होता है, शुष्क स्नेह के रूप में इसका उपयोग होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है sp3 संग्रहण, यहाँ पर sp2 संग्रहण होता है। कार्बन कार्बन के बंध के मध्य 154 पिकोमीटर या फिर 1.54 एमस्ट्रॉम, यहाँ पर क्या होता है 340 पिकोमीटर या 3.40 एमस्ट्रॉम। फुलरीन की बात है, तो फुलरीन कार्बन परमाणु में एक फुटबॉल के रूप में संरचना में व्यवस्थित होता है, बकमिस्टर फुलरीन के नाम पर। एक अणु में 60 70 80 तक, इससे भी अधिक हो सकते हैं। जो कार्बन 60 वाली बात है वो अधिक स्थायी है, और उसमें 32 फलक, 12 पंचकोणीय और 20 कैसे होते हैं, छठकोणीय। और इनके कार्बन कार्बन के जो मध्य की लंबाई होती है 1.40 एमस्ट्रॉम होती है। तो ये तो हो गई हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन का स्ट्रक्चर देख लो, ये गुबंदाकार संरचना है इस प्रकार से। फुलरीन की संरचना कैसी होती है, गुबंदाकार, रोम्बिड संरचना है इसकी। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन, देखिए उससे पहले यहाँ सुनिए आप, और कार्बन में अपन ने एक और पढ़ी थी, ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या चीज होती है, क्रिस्टलीय अपरूप की बात थी। ग्रेफीन ये चीज होती है कि ग्रेफीन मजबूत है, कार्बन की एक मजबूत क्रिस्टलीय संरचना है, दूसरा स्थायी संरचना है, तीसरा प्रत्यास्थ है। और ये जो ग्रेफीन है ये विद्युत की चालक होती है। विद्युत की कैसी होती है, चालक होती है। इसकी खोज किसने की थी, तो आंद्रे गिव ने की थी। किसने की थी, आंद्रे गिव ने। तो ग्रेफीन बहुत मजबूत है, विद्युत की चालक है, प्रत्यास्थ है, स्थायी है, और इसकी खोज किसने की थी, आंद्रे गिव ने। एक होता कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब,
देखो ये कार्बन की बहुत पतली संरचना होती है, बाल से भी सूक्ष्म संरचना होती है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब बहुत ही पतली संरचना होती है, नैनो आकार की संरचना होती है। नैनो आकार का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, बहुत ही छोटी आकार की होती है कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, तो ये कार्बन नैनो ट्यूब ध्यान, वही सेम खासियत है, विद्युत की चालक, स्थायी, प्रत्यास्थ एवं मजबूत। एक चीज आप ये सुन लो और अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखिए, एक तो होता कोयला। कोयला किसका अपरूप है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। इस कोयले में खास बात क्या ध्यान रखनी है कि कोयला जब भी विघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये कोयला है, जब भी इसको आप दहन करोगे, जलाओगे, तो क्या निकलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसीलिए जब अंगीठी जलाकर कमरे में सोने से मना किया जाता है, क्योंकि अंगीठी जलाकर सोओगे तो कोयला क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और वो जब बंद होगा तो बाहर नहीं निकलेगी, और वो अपने ऑक्सीजन जुड़ने नहीं देगी, और हमारे शरीर को क्या कर देगी? जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने लग जाएगा, और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक बात तो ये। दूसरा, कोयला कितने प्रकार का होता है? साहब कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइड, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। ये जो एंथ्रेसाइड होता है, इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, यानी ये सबसे सर्वोत्तम किस्म का क्या होता है? सर्वोत्तम किस्म का क्या होता है? कोयला होता है। इसमें लगभग 85 से 90% तक क्या होता है? शुद्ध कार्बन पाया जाता है। जब ये जलता है एंथ्रेसाइट, तो बिल्कुल एकदम नीली क्या करेगा? ज्वाला उत्पन्न करेगा। फिर आता बिटुमिन, थोड़ा कम, बिटुमिन थोड़ा कम कार्बन होता है इसमें, इसकी तुलना में। यहाँ पर लगभग 70 से 80% तक क्या होता है? फिर होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन की थोड़ी कम मात्रा, कितनी? 60 से 50, यानी 50 से 60% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। पिट घटिया किस्म का कोयला होता है, 40% से कम क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। तो ये होती कोयले किस्में: एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और घटिया किस्म का पिट। अब आगे देखिए आप, अगला अपना सिलेबस का टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। देखिए नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, बस समझने वाला चाहिए इसमें। हाइड्रो और कार्बन, यानी ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन भी हो उसमें और दूसरा हाइड्रोजन भी हो, उससे कोई यौगिक बना है तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यानी ऐसे जो कार्बन और दूसरा किससे? हाइड्रोजन से बने हुए हो, वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। तो मोटे तौर से आप देखोगे तो ये दो भागों में बांट सकते हैं। संतृप्तता के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें जो कार्बन कार्बन के मध्य होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध पाया जाता है, वो तो क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये मुख्यतः कौन से होते हैं साहब? एल्केन होते हैं, जिनके पीछे क्या लगता है? एन लगता है, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के मध्य या तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो क्या होगा? द्विबंध। जबकि इसमें क्या है? त्रिबंध। जैसे आप यहाँ पर जब भी पढ़ेंगे डबल बॉन्ड वाले, उनको बोलेंगे एल्कीन, इनके मध्य पीछे क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। जबकि यहाँ पढ़ेंगे त्रिबंध, इनको बोलते हैं एल्काइन, यानी इनके पीछे सफिक्स क्या आ रहा है? आइन। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने होते हैं, दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। जिनमें सिंगल बॉन्ड, केवल एकल बंध होता है, वो तो होता है संतृप्त। जिनमें दो बंध या त्रिबंध होते हैं वो होते हैं असंतृप्त। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात देखिए, जो संतृप्त होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं मुख्य तौर से एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइन। यहाँ तक ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखते हो घी,
घी क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसी कारण से कमरे के अवस्था पर भी क्या होते हैं, ये जमे हुए पाए जाते हैं। दूसरा, तेल आप देखते हो, ये तेल कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं, इसलिए कमरे के ताप पर भी बिल्कुल द्रवित फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तेल कैसे होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए कमरे के ताप पर ये जमते नहीं है। ठीक है, एक चीज और यहाँ देख लो आप, मैंने आपको पहले उत्प्रेरक में करवाई थी, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण यानी वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल, उससे यदि आप हाइड्रोजन से क्रिया करवा दो, डालडा घी सुने होंगे आप, तो ये डालडा घी कैसे बनता है, जब आप वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन से करवा दोगे तो क्या निर्मित हो जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। किसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक होता है, निकल और प्लेटिनम। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण यानी तेल से घी कैसे बनता है, तो ये प्रोसेस होता है कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन से मिला दो, ये प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, और वनस्पति घी बन जाता है। यानी जो डबल बॉन्ड थे ना, वो किस में चेंज हो गए, सिंगल बॉन्ड में। यानी असंतृप्त किस में चेंज हो गए, संतृप्त में। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगली बात आती है नामकरण। आप किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन से कोई यौगिक है आपके पास, उनका नामकरण कैसे करोगे, नाम कैसे रखोगे, तो कुछ तो अपन चीज देखेंगे। तो तीन तरह से नामकरण हुआ इनका। एक तो थी रूढ़ पद्धति, परंपरा से चली आ रही है, जो चीज जहां पर देखी उसके आधार पर नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी होती व्युत्पन्न पद्धति, थोड़ा इससे अपन हटके बात की अपन ने, व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी होती वर्तमान में जो चलती है, अप्लाइड केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन। यहाँ पर क्या है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक फिक्स संस्था है, वो रसायन कोई सा भी ले आओ उसके पास, उसका नामकरण करेगी, उसको बोलते हैं आईयूपीएसी। ठीक है, तो वर्तमान में जब अपन किसी का भी नाम पढ़ते हैं ना, तो उसका डिसीजन कौन लेता है, आईयूपीएसी लेती है। अब अलग अलग देखिए आप, पहला है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में, रूढ़ पद्धति में नाम कैसे, जहां जहां जिस गैस को या जिस पदार्थ को अपन ने देखा उसके आधार पर अपन ने नाम दे दिया। एक है CH4 यानी मीथेन, CH4 को बोलते हैं मीथेन, यानी कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, चार है, एक दो तीन और चार, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है, तो इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन को अपन ने पहला कहाँ देखा था, मार्स के रूप में, मार्स में दलदल वाले भाग में देखा, दलदल वाले भागों से निकल रही थी, तो उसका नाम ही क्या रख दिया अपन ने, मार्स गैस। तो मीथेन का जो रूट नाम क्या था पहले, मार्स गैस था। क्यों, क्योंकि ये दलदली वाले भाग से निकल रही थी, और दलदली वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, मार्सी स्टेज या मार्सी पैलेस। दूसरा है मेथेनॉल, जिसको अपन जो पुरानी भाषा में बोलते हैं कास्ट स्प्रीट, जो लकड़ी से स्प्रीट बनती हो, कास्ट स्प्रीट। तो मेथेनॉल जो खराब या जहरीली शराब होती है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जहरीली शराब या कास्ट स्प्रीट, उसका नाम किस आधार पर पड़ा है, कास्ट स्प्रीट के आधार पर। यानी लकड़ी को जब भंजक आसवन करोगे, आपने जो देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरेलू शराब बनती है, घरेलू घर पर, तो लकड़ियों से बनाते हैं, जड़ों से बनाते हैं, तो जड़ों से क्या करते हैं, भंजक आसवन करते हैं, तो कास्ट स्प्रीट की प्राप्ति होती है। फिर है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड आप जो सिरका सुनते हो, तो सिरके से ही प्राप्त हुआ है, तो सिरके के लेटिन नाम एसिटम से क्या लिया अपन ने, एसिटिक एसिड। फिर है फॉर्मिक अम्ल, एक चींटी है उसका नाम है फॉर्मिका, तो चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। इसे ही मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं, आईयूपीएसी में इसका नाम क्या है, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल, इसे फॉर्मिका चींटी से प्राप्त हुआ था, इसका नाम दे दिया अपन ने फॉर्मिक। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला दही में होता है, दूध में होता है, ये लैक्टिक एसिड लैक्टम दूध से प्राप्त हुआ था, इसलिए अपन नाम दे दिया लैक्टिक एसिड। यानी जहां से जो चीज प्राप्त हुई है उस आधार पर अपन ने नाम दे दी, तो रूढ़ पद्धति। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि दलदले वाले भाग से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो मीथेन ध्यान रखना, या मार्स गैस। लकड़ी के भंजक आग से किसका निर्माण होता है, कास्ट स्प्रीट का। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है जी। फिर अगला आता अपना
व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, अपन ने चेंज किए हैं इनके नाम। व्युत्पन्न पद्धति में जैसे आप देख रहे हो मिथेन, तो मिथेन को अपन ने एक चीज मान लिया, मिथेन को अपन ने क्या किया, एक चीज मान ली, माना कि मैंने ये CH4 है, इसको मैंने एक चीज मान ली। अब इस मिथेन से यदि कोई भी चीज और जुड़ रही है, जैसे मिथेन और जुड़ गया, मिथेन मिथेन मिथेन, 4 मिथेन और जुड़े माना कि, तो ये जो चीज जुड़ी है ना, तो मैंने नाम क्या किया, इस मिथेन के आधार पर ही नाम दे दिया। तो मिथेन को मैंने एक अणु माना। जैसे देखिए ट्राई मिथेल मिथेन। अब देखिए जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से 3 क्या जुड़ गए, मिथेन और जुड़ गए, ठीक है जी, 3 जुड़ गए। मिथेन कितने हो गए, 1 2 और 3, 3 मिथेन हो गए। तो ट्राई मिथाइल, और ये खुद क्या है, एक कार्बन वाला है, तो ट्राई मिथाइल मैथीन, ट्राई मिथाइल मैथेन, इसका नामकरण कर दिया अपन ने। और मैथेन क्यों रखा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, डबल बॉन्ड आ जाता तो मिथीन रखते, पर मिथीन कोई होता नहीं है, एथीन से शुरू होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड है सब में, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बिनोल, कार्बिनोल को अपन ने एक मान लिया, उसी प्रकार से कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल, इस प्रकार से मतलब किसी को एक चीज मान लो और उसके आधार पर अन्य का नामकरण कर दो, ये है व्युत्पन्न पद्धति। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है IUPAC। IUPAC क्या चीज होती, देखो जितने कार्बन होते हैं ना उसके आधार पर नाम दे दो, 3 कार्बन, यदि 4 कार्बन है, या 5 कार्बन है, या 6 कार्बन है, या 7 है, या 8 है, 9 है, या 10 कार्बन है। यदि कहीं आपको एक कार्बन दिखता है और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसका नाम होगा मैथ से शुरू। 2 कार्बन है तो एच से शुरू होगा, 3 है तो प्रॉप से होगा, प्रॉप, 4 है तो टेट्रा, पेंट, हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। इस प्रकार से कार्बन का नामकरण होगा साहब, हाइड्रोकार्बन का नामकरण होगा। ये कह रही है IUPAC, कौन कह रही है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC कह रही है कि यदि आपके कार्बन कितने आपको दिख रहे हैं उस आधार पर इसका नामकरण होगा। तो 2 कार्बन तो एच, 3 तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। डर रहे हो ना, डरने की कोई जरूरत ना है, ये आपको हार्ड लग रहे हैं, प्रश्न यहाँ से पुटअप नहीं होंगे, प्रश्न तो जो पिछला था ना उससे ही पुटअप हो जाएंगे आपके, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए एल्केन श्रेणी, अब यहाँ पर आपको देखो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बताए थे मैंने आपको, संतृप्त में और दूसरा असंतृप्त में। एक तो क्या था, एल्केन, जिसके मध्य क्या हो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा मैंने आपको बताया था एल्कीन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो। और तीसरा मैंने बताया था एल्काइन, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ तक तो सब ठीक है, सबको पता ही है। अब दिक्कत यहाँ से होगी, इसका जो सूत्र होता है ना, CnH2n+2, ये होता है इसका CnH2n, यहाँ तक तो सबके सेम है, CnH2n, इसका भी CnH2n, इसका भी है CnH2n, यहाँ +2 किया, यहाँ करना है -2। ये क्या फंड है देखो, अभी यदि एल्केन आपको कहीं दिख रहा है तो एकल बंद होगा, एल्कीन कहीं दिख रहा है तो द्विबंध होगा, और एल्काइन दिख रहा है तो त्रिबंध होगा। ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, और एल्काइन है तो इसके बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए ये सामान्य विज्ञान की बात नहीं है, ये बहुत गहरी साइंस है, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं बनेंगे, पर फिर भी देखने में क्या जाता है ना। पर आज आप इतिहास देखोगे ना एग्जाम्स का, तो इस तरह के प्रश्न नहीं बने हैं, पर फिर भी अपन को पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ना चाहिए। तो ये इनका फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैंने आपके सामने ये रख दिया, C डबल बॉन्ड CH2H2, क्योंकि 2 तो कार्बन निःसंयोजकता पूरी हो गई, 2 बची, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस कार्बन की भी 2 पूरी होगी, 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिए। अब इसे क्या कहेंगे, इसे अपन सीधी सी बात है ये कहेंगे, देखिए कार्बन कितने साहब, 2,
तो मैंने लिख लिया एथ, 2 कार्बन यानी एथ। अब डबल बॉन्ड है, हाँ साहब है, तो फिर डबल बॉन्ड आते ही ईन लगता है, यानी एथीन हो गया। इसका नाम ही क्या हो गया, एथीन हो गया। तो ये एथीन है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। देखो नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर कितने, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लो आप, CnH2n। n की जगह कार्बन के नंबर लिखो, कार्बन कितने हैं, 2, H2n कितने मतलब कार्बन कितने हैं, 2, तो C2H4। C2 है कि नहीं है, H4 है कि नहीं है, 2 और 2 4, हुए कि नहीं हुए। तो ये फॉर्मूले के आधार पर भी निकल सकता है, पर अपन को इतना ध्यान रखो कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, एन, इन, आइन, बस। सिंगल बॉन्ड आए तो एन ठोक दो, डबल बॉन्ड आए तो इन ठोक दो, और ट्रिपल बॉन्ड आए तो आइन ठोक दो, बस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी देखो, कई बार किसी हाइड्रोकार्बन में CH3 जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं मैथाइल या मिथाइल या मैथिल या मैथाइल। उसमें यदि 2 कार्बन जुड़े होते तो एथीन या इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, और 3 कार्बन है लेकिन शाखित फॉर्म में है, तो हो गया आइसोप्रोपाइल। इस प्रकार से ये था अपना हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। उससे पहले अपना एक चैप्टर बचता है फ्रियोन्स, अपना सिलेबस में है, उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या चीज है, बड़े आसानी से समझो, क्या पता यहाँ से प्रश्न बन जाए और बात बन जाए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो मुझे पता है ये सिंगल डबल में ही फंसे रह जाओगे। हाँ, कार्बन का जो अपरूप है वो बिल्कुल सरल है, दिमाग में यदि फ्रेम बैठ गई आपके तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब फ्रियोन्स क्या चीज है वो समझो। आपने फ्रीज देखा होगा ना, तो उन फ्रीज वगैरह में प्रशीतक के रूप में जो गैस भरी जाती थी ना ठंडा करने के लिए, वो गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्या होता है साहब, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन हो सकता है, और कार्बन होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अपन पढ़ते ही क्यों हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है किसको, पर्यावरण को। और किस रूप में कर रही है कि जो ओजोन परत आपको देखते हो, ओजोन परत, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी के ऊपर जब आप देखोगे तो बहुत सारी परतें हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो समताप मंडल होती है, उस समताप मंडल में यानी 20 से 50 किलोमीटर ऊपर पर ओजोन की एक परत होती है। ये परत क्या करती है, जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये बचाती है, पर्यावरण का संरक्षण करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ये ओजोन क्या कर रही है, वर्तमान में नष्ट हो रही है। क्यों हो रही है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु है यदि आपके पास, तो लगभग 2 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर रहा है। ओजोन मतलब O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, यानी इसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं, 3। जैसे ही क्लोरीन का अणु आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, तोड़ेगा, इस ओजोन को तोड़ेगा, क्या बनाएगा, O2+O। अब ये क्लोरीन क्या होगा, फिर इसको तोड़ेगा, इसी प्रकार से तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा, तो 2 लाख अणुओं तक को नष्ट कर देता है ओजोन के, कौन, क्लोरीन। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपन पढ़ रहे हैं, इन्हीं को फ्रियोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, है ना। और एक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो 2 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, ठीक है जी। अब एक चीज होता है, इनका नामकरण कैसे करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है XYZ, ये तो सबको पता है XYZ। तो इस X का मतलब कार्बन, Y का मतलब हाइड्रोजन, और Z का मतलब होता है फ्लोरीन। सूत्र में इनकी कितनी कितनी मात्रा है उसके आधार पर उसका नामकरण होगा। यदि कार्बन आपको कहीं भी दिख रहा है तो उसमें से -1 कर दो,
यदि आपको हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है तो उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, और फ्लोरीन कहीं दिख रहा है तो उतनी ही संख्या लिख दो जितना आपको दिखाई गई है। -1 +1 0, कोई फर्क नहीं। जैसे आप देखो आपके सामने आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2 Cl2, इसका, इस फ्रियोन्स का क्या नाम है? तो नाम कैसे बदलेंगे अपन? अपने पास तो फॉर्मूला एक ही है, XYZ। X मतलब कार्बन, कार्बन कितना है साहब, एक है। Y मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं साहब, तो 0 है। Z मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है साहब, 2 है। F कितने हैं, 2 है। अब नाम कैसे निकालोगे? नाम ऐसे निकालेंगे कि जो X आपको एक दिख रहा है, मतलब इसमें से तो -1 करना पड़ेगा, कार्बन तो एक -1 करना पड़ेगा, तो ये फ्रियोन क्या हो गया, पहला तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों, एक में से एक गया 0। वाई मतलब हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 0, तो 0 में एक जोड़ना पड़ता है। क्यों, हाइड्रोजन में +1 करते हैं, तो ये एक हो गया। फिर जेड कितने हैं, यानी फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, इसमें उतनी ही संख्या लिखनी पड़ती है। तो फ्रीऑन बारे का सूत्र क्या हो गया, CF2Cl2। बहुत डिटेल की बातें हैं ये, आप तो इतना याद करो, फ्रीऑन्स होता है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, प्रशीतक के रूप में उपयोग लेते हैं, बॉडी स्प्रे का होता है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग लेते हैं। इनका नामकरण कैसे, XYZ लिखते हैं, X में -1, Y में +1 और Z में कोई परिवर्तन नहीं। X का मतलब कार्बन, Y का मतलब हाइड्रोजन और Z का मतलब F से लिखते हैं बस। ये फ्रियोन्स का नामकरण हो गया। तो ये आज का चैप्टर था अपना, कार्बन, कार्बन के अपरूप। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको वापस देखिएगा एक बार। नंबरिंग वाले चैप्टर्स होते हैं ये, एक बार दिमाग में खाका सेट हो गया ना तो जीवन भर भूलोगे ही नहीं आप। और अपन को क्या चाहिए कि एक बार साइंस पढ़ लो, बार बार साइंस के फंडा खत्म कर दो आप। साइंस बहुत सरल चीजें हैं, क्योंकि एक बार इसको दिमाग में धारण कर लिया तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सरल चैप्टर है कार्बन, और कार्बन के अपरूप हो गया, है ना, फ्रियोन्स हो गया, CNG अपन ने पहले पढ़ लिया पिछले वाले चैप्टर्स में। तो ये अपना जो केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स है लगभग सारे अपने पूरे हो जाते हैं इसमें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो क्लासें हैं इसको आप कितना प्यार देते हो, उस आधार पर ही निर्धारित होता है कि किसी टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोस में, शुक्रिया।